मैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान बोल रहा हूँ। 12वीं सदी में मेरी भारत भूमि पर एक के बाद एक विदेशी मुल्क के कदम बढ़ रहे थे। उसी कदमों को रोकने के लिए विधाता के आशीर्वाद से पिता सोमेश्वर चौहान और माता कुरकुणा देवी के कोख से करीब 12 साल बाद मैंने जन्म लिया। मैं ही वो पृथ्वीराज चौहान हूँ जिसने गजनी के सुल्तान मोहम्मद गोरी को 17 बार युद्ध में हराया। मैं ही वो पृथ्वीराज चौहान हूँ जिसने 13 साल की आयु में गुजरात के पराक्रमी शासक भीमदेव को परास्त किया। मैं ही वो अंतिम हिंदू सम्राट हूँ जिसने महाभारत काल के महान योद्धा अश्वत्थामा से शब्द विधि बाण की विद्या प्राप्त की। और मैं उसी काका कर्ण का भतीजा हूँ जिसके सामने कोई भी शत्रु अपने मूंछों पे दाव नहीं दे पाता था। मैं ही वो राजकुमार हूँ जिसके साहस और पराक्रम की कहानियां सुन सुन के एक राजकुमारी ने अपने सपने बूंदे थे। अब मैं आपको ले चलता हूँ मेरे शुरुआती जीवन की तरफ। जब मैं बचपन में था, शुरुआत होती है मेरे पाठशाला सरस्वती कंठाभरण विद्यापीठ से, जहाँ पर मैंने मेरे गुरु श्री राम जी से शिक्षा, युद्ध कला और शस्त्र विद्या प्राप्त की। जब मैं पाठशाला में शस्त्र विद्या का अभ्यास कर रहा था, मेरे माता पिता पाठशाला आए हुए थे। तब मेरे गुरु श्री राम जी ने मेरे माता पिता से कहा, एक दिन तुम्हारा पृथ्वीराज भारतवर्ष का भावी सम्राट बनेगा। इसके साहस और बहादुरी की कहानियां भारतवर्ष में ही नहीं अपितु संसार में गर्व और साहस के साथ गूंजेगी। जब मेरे पिता सोमेश्वर चौहान जी की मृत्यु हुई तब मात्र मैं 13 साल की आयु का था। 13 साल की आयु में मैंने अजमेर के रायगढ़ की गद्दी संभाली। रायगढ़ की गद्दी संभालने के बाद मैंने गुजरात के पराक्रमी शासक भीमदेव को भी युद्ध में परास्त किया। इसके बाद मेरे साहस और बहादुरी की कहानियां पूरे भारतवर्ष में गर्व के साथ गूंजने लगी। जब मेरे साहस और बहादुरी की कहानियां दिल्ली के शासक यानी मेरे दादा अंगम ने सुनी तो वो बहुत खुश हुए। इसके बाद उन्होंने मुझे दिल्ली के सिंहासन के योग्य समझा। बाद में मेरे दादा अंगम जी ने मुझे दिल्ली के सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाया। दिल्ली का सिंहासन पाने के बाद मैंने किला राय पिथौरा का निर्माण भी करवाया। मेरे राज्यकाल में मेरी प्रजा शांति और वैभव के साथ अपना जीवन यापन कर रही थी। मेरा भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। जितना सोना मेरे देश के अंदर था उतना कहीं और नहीं। जब यह बात गजनी के सुल्तान मोहम्मद गोरी को पता चली कि जितना खजाना दिल्ली के अंदर है उतना कहीं और नहीं, मोहम्मद गोरी अपने इसी सपने के साथ भारत आया कि मेरा देश गजनी भी भारत की तरह सोने की चिड़िया कहलाए। मोहम्मद गोरी ने मेरी भारत भूमि दिल्ली पर दावा बोल दिया। वही दिल्ली जिसके सिंहासन पर मैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान विराजमान था। जब मेरे और मोहम्मद गोरी के मध्य तराइन के मैदान में प्रथम संग्राम हुआ, मैंने मोहम्मद गोरी को कुछ ही क्षणों में परास्त कर दिया और मोहम्मद गोरी को बंदी बना लिया। हथकड़ियों में बंधा मोहम्मद गोरी दिल्ली के दरबार में मेरे सामने अपने जीवन की भीख मांगने लगा। मैंने मोहम्मद गोरी को ये समझ के जीवन दान दिया कि मोहम्मद गोरी तुझे भी अपनी गलती सुधारने का एक मौका मिलना चाहिए। भीख में मिला जीवन लेकर मोहम्मद गोरी अपने अधूरे ख्वाब के साथ गजनी वापस लौट गया। मेरे शत्रु विदेशी मुल्क के मुगल ही नहीं थे, मेरे मुल्क के राजपूत भी थे। मुझसे बेपनाह नफरत करता था कन्नौज का राजा जयचंद। मेरे दुश्मन जयचंद की बेटी सहयोगिता ने मेरे साहस और बहादुरी की कहानियां सुन सुन के अपने सपने बूंदे थे कि एक दिन एक राजकुमार आएगा और मुझे घोड़े पर बिठा कर ले जाएगा। जब यह बात जयचंद को पता चली कि सहयोगिता पृथ्वीराज चौहान से बेपनाह इश्क करती है, उसी दिन से
जयचंद मुझसे और ज्यादा नफरत करने लगा। नफरत की आड़ में जयचंद ने सहयोगिता का स्वयंवर रच दिया। जयचंद ने मुझे छोड़कर भारतवर्ष के छोटे से बड़े राज्यों के राजाओं को निमंत्रण पत्र दिया कि जो भी राजा सहयोगिता के स्वयंवर में कन्नौज जाएगा और जिसके भी गले में सहयोगिता वरमाला पहनाएगी, सहयोगिता उसकी पत्नी बन जाएगी। जयचंद ने मुझे निमंत्रण पत्र नहीं दिया, लेकिन सहयोगिता ने छुपते छुपाते एक निमंत्रण पत्र अपने विश्वसनीय सैनिक के जरिए मुझ तक पहुंचाया, जिस पर लिखा था, प्रिय प्रीतम, आप कन्नौज आओ और मुझे अपनी पत्नी बनाकर दिल्ली ले जाओ। निमंत्रण पत्र पाते ही मैं दिल्ली से कन्नौज के लिए निकल जाता हूँ। कन्नौज में स्वयंवर की शुरुआत हुई। सहयोगिता अपने हाथों में वरमाला लिए तैयार थी अपने वर को चुनने के लिए। जयचंद ने मेरे अपमान की आड़ में मेरी प्रतिमा बनाकर कन्नौज के द्वार पर लगा दी कि पृथ्वीराज चौहान मेरा द्वारपाल है। सहयोगिता हाथ में वरमाला लिए मुझे ढूंढ रही थी। जब सहयोगिता की नजर कन्नौज के द्वार पर खड़ी मेरी प्रतिमा पर पड़ी, सहयोगिता ने बिना संकोच किए सभी राजाओं को छोड़कर मेरी प्रतिमा को माला पहना दी, अर्थात सहयोगिता मेरी पत्नी हुई। फिर मैं कन्नौज पहुंच जाता हूं और सहयोगिता को अपने घोड़े पर बिठाकर दिल्ली लाकर उसके साथ गंधर्व विवाह कर लेता हूं। अब मैं आपको बताता हूं मेरे मित्र चंद्रबरदाई के बारे में, जिसकी तुलना आचार्य चाणक्य से की जाती है। मेरा मित्र चंद्रबरदाई दिल्ली का राजकवि नहीं, अभी तो मेरा बचपन का मित्र भी था। वो हमेशा मेरे सुख दुख में साथ देता था। जैसे वाल्मीकि बिना रामायण अधूरी है, वैसे चंद्र के बिना पृथ्वी। अब मैं आपको मेरे काका कर्ण के बारे में भी बताता हूँ, जिसके सामने कोई भी शत्रु अपने मूंछों पे दाव नहीं दे पाता था। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मुझे शब्द वेदी बाण की विद्या महाभारत काल के महान योद्धा अश्वत्थामा से कैसे मिली। मुझे पता था मोहम्मद गोरी 17 बार मुझसे हारने के बाद भी अपने हरकतों से बाज नहीं आएगा। एक दिन वो मेरे ही देश के लोगों के साथ मिलकर एक विशाल सेना के साथ मेरी मातृभूमि दिल्ली पर आक्रमण जरूर करेगा। मैंने कई सज्जनों और गुरुजनों से ये बात सुनी थी कि असुरगढ़ के किले में महाभारत का महान योद्धा अश्वत्थामा भगवान शिव की पूजा करने रोजाने आते हैं। मैंने कई दिनों तक असुरगढ़ के किले में अश्वत्थामा को देखने की कोशिश की, किंतु मैं हर बार विफल रहा। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब मेरी मुलाकात एक बुजुर्ग व्यक्ति से हुई। उनके सिर पर एक गहरा घाव था, जिससे लगातार खून गिरता ही रहता था। मैं एक अच्छा वैद्य भी था। मैंने उन बुजुर्ग व्यक्ति से उनका घाव ठीक करने की इजाजत मांगी और वो बुजुर्ग व्यक्ति मान भी गए। मैंने इलाज शुरू किया। 7 दिन बीत गए, कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मैंने अपने अनुमान के आधार पर उन बुजुर्ग व्यक्ति से पूछ लिया, क्या आप वही अश्वत्थामा हैं जो महाभारत काल के महान योद्धा है? इस बात पर उस बुजुर्ग व्यक्ति ने हाँ में उत्तर दिया। मैं उनके सामने नतमस्तक हो गया और उनकी सेवा करने की इजाजत मांगी। ऐसे में अश्वत्थामा भी तैयार हो गए। मैंने उनके सामने दिव्यास्त्रों की मांग की, लेकिन अश्वत्थामा ने कहा, दिव्यास्त्र चलाने के लिए और उसकी विद्या सीखने के लिए एक मनुष्य के शरीर को सूर्य के समान होना पड़ता है और उन दिव्यास्त्र को चलाने के लिए ऐसे ही धनुष की आवश्यकता पड़ती है जो उसके भार और शक्ति को सहन कर सकते, और आज काल के मनुष्य ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में मैं पृथ्वीराज चौहान अश्वत्थामा से बहुत निराश हो गया, लेकिन अश्वत्थामा ने मुझे शब्द वेदी बाण का वरदान दिया और साथ में 3 बाण भी दिए जो अचूक थे। ऐसे ही मैंने महाभारत काल के महान
योद्धा अश्वत्थामा से शब्द वेदी बाण की विद्या प्राप्त की। जयचंद ने अपने हार का प्रतिशोध लेने के लिए मोहम्मद गोरी से अपने स्वार्थ के लिए हाथ मिला लिया और मेरे साथ देशद्रोही का काम किया। जब 1192 ईस्वी में मेरे और मोहम्मद गोरी के मध्य तराइन की दूसरी लड़ाई हुई, तब मैं पृथ्वीराज चौहान अपने ही देश के कन्नौज के राजा जयचंद की गद्दारी की वजह से मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को ये कह के मार दिया, जो अपने देश के साथ गद्दारी कर सकता है वो मेरे साथ भी गद्दारी करने में तनिक भी इंतजार नहीं करेगा। मुझे जंजीरों के साथ गजनी लाया गया और मोहम्मद गोरी ने मेरे साथ वो सलूक किया जो एक राजपूत राजा के साथ नहीं किया जाता है। मुझे यातनाएं दी, साथ में मुझे अंधा भी कर दिया और मुझे सलाखों में जकड़ दिया। मेरा बचपन का मित्र चंद्रबरदाई मुझे आजाद कराने हेतु गजनी आए। उन्होंने मुझे आजाद कराने के लिए मोहम्मद गोरी से कहा, जिस पृथ्वीराज चौहान ने तुम्हें 17 बार माफ कर दिया, क्या तुम उस पृथ्वीराज चौहान को एक बार माफ नहीं कर सकते? मोहम्मद गोरी अपने हरकतों से बाज नहीं आया और उसने मेरे मित्र चंद्रबरदाई को भी मेरे साथ काल कोठरी में बंद कर दिया। जब एक दिन गजनी में शब्द वेदी बाण की प्रतियोगिता थी, मैंने मित्र चंद्रबरदाई से कहा, मित्र मुझे एक मौका मिल जाए, मैं मोहम्मद गोरी को मार गिराऊं। मैंने और चंद्र ने मिलकर योजना रची। चंद्रबरदाई मोहम्मद गोरी से बोले, सुल्तान, मेरा मित्र पृथ्वीराज चौहान अंधे होने के बावजूद भी सटीक निशाना लगाते हैं। वो अपनी कला दिखाना चाहते हैं। इस अजूबे को देखने के लिए मोहम्मद गोरी भी तैयार हो गया। जैसे ही गजनी में शब्द वेदी बाण की प्रतियोगिता आरंभ हुई, मोहम्मद गोरी के एक सैनिक ने घंटा बजाया। मेरे मित्र चंद्रबरदाई ने एक दुआ बोला, 4 बाज 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ ऊपर है सुल्तान, मत चूके चौहान। मोहम्मद गोरी कुछ समझ पाता उससे पहले एक शब्द वेदी बाण और मोहम्मद गोरी यमलोक के द्वार। मैंने और चंद्र ने यह भी योजना बनाई थी, जैसे ही हम गोरी को मार देंगे हम जीवित नहीं बचेंगे। दुश्मन के हाथों से मरना तो अच्छा है मैं अपने मित्र चंद्र के हाथों मरूं। पहले मेरे मित्र चंद्रबरदाई ने मुझे अमर किया, बाद में खुद अमर हो गया। और दिल्ली में मेरी पत्नी सहयोगिता ने अन्य स्त्रियों के साथ भारत के स्वाभिमान हेतु जोहर कर लिया था। प्यारे भारतवासियों, शौर्य और पराक्रम की मेरी ये गाथा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।